नमस्कार दोस्तों। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि कृषि प्रधान देश। ठीक है। और जब भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी होती है तो उसका सबसे बड़ा दारोमदार रहता है एग्रीकल्चर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को लेके। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है दोस्तों ट्रैक्टर सेगमेंट, क्योंकि खेती का मैक्सिमम काम ट्रैक्टर के थ्रू होता है। और ट्रैक्टर में एक ऐसी कंपनी जिसका पूरे भारत में 42% मार्केट शेयर है, यानी कि 100 ट्रैक्टर बिकते हैं उनमें से 42 ट्रैक्टर बिकते हैं उस कंपनी के। तो सोच लीजिए उस कंपनी में कितना दम होगा। आज हम उसी को एनालाइज करने वाले हैं। आप नाम तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जो सिर्फ ट्रैक्टर में नहीं बल्कि कार्स में भी है, फाइनेंस में भी है, आईटी में भी है और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में भी मौजूद है और लीडरशिप पोजीशन पे। खास तौर पे जो एसयूवी सेगमेंट है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, उसमें तो ये कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ईवी में भी इसने काफी अच्छी अपनी जगह बनाई है। चलिए जाके जानते हैं इस वीडियो में क्या पोटेंशियल है इस कंपनी में और आने वाले कुछ वर्षों में क्या ये आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल अनब्रेकेबल है और क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस पे भी अपनी धाक जमा सकती है। चलिए जानते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी एक वीडियो में जो आज शुरू हो रहा है सागर नॉमिक्स पर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का सागर नॉमिक्स। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम ही काफी है और इसके बारे में नाम के साथ में इसका काम भी देखते हैं और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं इसका। लेकिन हाँ, दो चीजें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि क्योंकि ये जो वीडियो है इसके अंदर आप आगे जाकर के खो जाएंगे एनालिसिस में, तो अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा ये है कि दोस्तों हमने आज एक नया सेक्शन शुरू किया है स्टॉक मार्केट रहस्य, उसमें बहुत ही काम की जानकारियां लास्ट में दी जाती है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और उसके बाद में एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। ठीक है। सो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले कुछ खास जानकारियां इसकी डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, ये भी है कि इसके अलावा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, वो मैं भूल गया बोलना। ठीक है। चलिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इसके नंबर्स हैं। करती क्या है कंपनी, उससे पहले हम बात करते हैं कि प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि वो भाव भगवान वाली दिमाग में बैठी हुई है ना हमारे। तो भाव भगवान है तो 2156 2100 रुपीज का के भगवान मौजूद है आपके स्क्रीन पर। यानी आज ही एक ही दिन में 4.5% से ग्रो हुई है ये कंपनी। जरा बैकग्राउंड पे नजर डालें। और हाँ, इससे पहले कुछ चलिए पहले बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। हम बाकी की जो स्पेशल चीजें हैं वो स्टॉक मार्केट रहस्य में ही बात करेंगे उनकी, वहां पर मैं आपकी फीडबैक भी लूंगा। चलिए तो पहली चीज देखें हम लोग सबसे पहले कि करती क्या है कंपनी दोस्तों 1945 में शुरू हुई थी, यानी आजादी के 2 साल पहले। और एक श्रीमान थे गुलाम मोहम्मद जी और 2 महिंद्रा ब्रदर्स थे। ठीक है। उन्होंने सबने मिलकर के तीनों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। क्योंकि दोनों भाइयों का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा था, केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा, इसलिए कंपनी का नाम पड़ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है। 1948 में इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया था। आप सोचिए तब से लेकर के ये सेम नाम से चल रही है। बाकी बहुत सारी कंपनीज का नाम चेंज होता रहता है। चलिए बात करें 22 इंडस्ट्रीज में ये काम करती है। जैसे जनरल स्टोर होता है ना, वहां पर आपको शैम्पू भी मिलता है, वहां चीनी भी मिलती है, वहां चाय भी मिलती है, वहां पर साबुन भी, सोप भी मिलेगा, टॉवल भी मिलेगा, ब्रश भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी। इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ए कॉन्ग्लोमेरेट। इसके पास आपको आईटी भी मिलेगी, इसके पास में आपको व्हीकल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स भी मिलेंगे, कार्स भी मिलेंगी, ट्रैक्टर भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस का भी काम होता है और पता नहीं क्या क्या। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये 4th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मतलब कार्स, अरे वही कार्स, टेक्निकली इसको पैसेंजर व्हीकल बोलते हैं। ठीक है। इंडिया की 4th नंबर की कार कंपनी है। और साथ में यहां बात करें हम लोग तो एसयूवी सेगमेंट जो है, कौन सा सेगमेंट एसयूवी सेगमेंट, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट, जिसमें ब्रेजा, क्रेटा ये सब आती है, वही उसमें जो एक्सयूवी सेगमेंट इनका है वो 21% है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं ना, कौन से वाले, वो स्वच्छ भारत का इरादा, समझ गए आप,
उस टाइप की जो छोटे जो ट्रक्स होते हैं उसमें इंडिया में हिस्सेदारी कंपनी की 50% है। अब आप समझ गए कि कंपनी कितनी जबरदस्त तरीके से काम करती है। और इसकी खास बात यह दोस्तों कि इनके पास में ये जो एक्सयूवी का सेगमेंट है ना वो जबरदस्त है, क्योंकि उसकी 50,000 की बुकिंग एवरी मंथ है इनके पास में। अब जरा नजर डालते हैं दोस्तों कि इनके बाकी के बिजनेसेस क्या है। वो बाकी के बिजनेसेस में अगर आप नजर डालोगे ना तो देखिए मैं बताता हूं आपको क्या क्या और करते हैं जी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए भाई साहब मजा आ जाएगा आपको सुन के। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, ये ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स में भी है, और क्लब महिंद्रा महिंद्रा वेकेशंस हॉलीडेज समझ गए ना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रिटेल में भी है, लॉजिस्टिक्स में भी है, स्टील की ट्रेडिंग में भी है, और साथ में प्रोसेसिंग में भी है, आईटी में भी है, और एग्रीकल्चर में तो है ही साफ तौर पे, एरोस्पेस में भी है, हवाई जहाज कंसल्टिंग सर्विसेज में भी है, डिफेंस में भी है, क्योंकि आपने देखा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक आर्मी के लिए भी जाते हैं, और वो जो उसकी जो छोटे वाले वो होते हैं ना जीप टाइप की, महिंद्रा की जीप, वो आर्मी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती आई है। वो पिक्चर ध्यान है बॉर्डर जिसमें सनी देओल चलाता है महिंद्रा जीप, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। पुलिस भी हमारे यहाँ जीप में आती है ना, महिंद्रा कंपनी की तो होती है वो नॉर्मली। चलिए उसके बाद में एनर्जी में भी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी है, तो आप समझ गए कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, लगभग सब कवर कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये अबाउट सेक्शन ही ना मैं अगर पूरा बताने लगूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो जल्दी से फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम कहां से आ रहा है इनका। अब यहां ना काम की बात है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए हमेशा ना नंबर्स में ना बहुत पावर होती है, तो टोटल ऑटोमोटिव्स यानी टोटल व्हीकल्स कितने सेल किए इन्होंने, 4,55,000 2022 में, 4.5 लाख गाड़ियां इन्होंने सेल की है। महिंद्रा के कॉम्पिटिटर कौन है, मारुति सुजुकी, उसने कितनी सेल की है, जरा वीडियो रोक करके बताइए मुझे, आप तो मेरे साथ काफी समय से बने हुए हैं ना। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप चेक कर लेना, मारुति सुजुकी ने 20 लाख गाड़ियां सेल की है लगभग, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो चौथे नंबर की कंपनी है उसने 4.5 लाख गाड़ियां सेल की है। पैसेंजर व्हीकल मतलब कार 2.25 लाख सेल की है, कमर्शियल व्हीकल मतलब छोटे ट्रक्स जो होते हैं ना मिनी ट्रक्स वो 1,77,000, थ्री व्हीलर्स जो आपके ऑटो रिक्शा टाइप वो 20,000, ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट जो किया 32,000, और ट्रैक्टर कितने सेल किए हैं, 3,54,000 ट्रैक्टर्स, 3.5 लाख ट्रैक्टर्स। अच्छा ये बताइए, इससे आपको ये पता पड़ गया होगा ना कि इंडिया में टोटल ट्रैक्टर्स कितने सेल हुए हैं भाई, 42%, 3,54,000 है, तो आप मान करके चलिए कि लगभग आप इसको मोटा मोटा 50% माने तो टोटल इंडिया में ट्रैक्टर्स की सेल्स कितनी हो गई, 7 लाख के आसपास में रफली। ठीक है, सो इस ऐसे सोचना शुरू करिएगा। चलिए डोमेस्टिक यानी इंडिया से बिजनेस आता है 83%, एक्सपोर्ट से आता है 17%। इसके अलावा इनके पास में बहुत सारी 66 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब फैक्ट्रियां 66। आप सोचिए, आप अगर बिजनेसमैन है और अपनी एक शॉप चलाते हैं, एक शोरूम चलाते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं, तो आपको पता है ना कि 4 लोगों की टीम बनाने में और उसको संभालने में कितनी मेहनत होती है। ठीक है, 2 फैक्ट्रियां 2 शॉप खोल ली, कितनी मेहनत है। इनके पास 66 है, तो बेचारे महिंद्रा साहब कैसे मैनेज करते होंगे। एनीवेज आगे बात चलती है कि इसकी और भी सब्सिडरीज है, टेक महिंद्रा है, इसी की सब्सिडरी M&M फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह। अभी मैं उसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, सीधे नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके लेटेस्ट जो इसके फिगर्स है उन पे बात करते हैं, जो अभी जो रिजल्ट्स आए उस पे, उसके बाद में फंडामेंटल्स लेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स। डन, चलिए आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले इसका ये जो अभी प्रेजेंटेशन इनका आया 22 मार्च को, उसको एक बार देख लेते हैं, मार्च 24 का। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना आप, इस कंपनी की बाकी की डिटेल्स है। हम सीधे काम की डिटेल पे चलते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ये है सबसे बड़ी काम की चीज, क्या, पैट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है जी, ये पहले था 66 करोड़, फिर हुआ ये 4,006, ये क्या मतलब हुआ, हाँ मतलब 2002 में, आप ये सोचिए 2002 में ये कंपनी सिर्फ 66 करोड़ रुपए कमाती थी, कितने, 66 करोड़। अभी कितनी कमाती है, 10,000 करोड़। भाई साहब 2002 से अभी तक में 66 करोड़ कमाने वाली कंपनी 10,000 करोड़ पहुंच गई है 20 साल के अंदर अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में सही निर्णय ले रहे अभी शुरू नहीं किए ना, तो मान के चलेगा कि बाद में हर स्टॉक आपको ना MRF जैसा दिखेगा, 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर का। एनीवेज
कैगर जो है इसका 43% बढ़ा 2002 से 2014 तक, यानी कि 43% से, और पिछले 3 साल में 75% की ग्रोथ है। और कहां से आ रही है? मोस्टली आपकी कार्स वाले सेगमेंट से आ रही है। चलिए अभी हम देखें इसमें, तो ये तो स्ट्रेटेजी वगैरह है इसकी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने 18% दिया, विच इज वेरी इंप्रेसिव। ईपीएस ग्रोथ इज 17-18%, विच इज ऑल्सो गुड। ये दोस्तों इनके टर्न अराउंड कंपनीज और ये इनके लोगोज हैं कि भाई ये क्या क्या महिंद्रा सर्विसेज में क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक खास बात है, ये जो महिंद्रा ग्रुप है ना, इसकी खास बात है कि हमेशा ना अपने बिजनेसेस को लेके ना एनालाइज करते रहते हैं, भाई कौन सा सेगमेंट चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। जो चल रहा है उसको ज्यादा पैसे दो, उसको और ग्रो करो। जो नहीं चल रहा है उसका पैसा हटाओ, उसको हटाओ साइड में से, धीरे धीरे उसको ग्रुप से आउट करो, इस तरह से। तो ये हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं। ये दोस्तों बाकी डिटेल्स है। अगर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में, इसमें पिछले 4 साल में 6% का इजाफा आया है। अब इसका मतलब शेयर होल्डर्स को ये 6% ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर जो है ना वो 1.9x यानी लगभग दुगना हो गया है। अब अर्निंग शेयर पर शेयर का फायदा क्या है? वो आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वक़्त है वो है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, ठीक है। अभी नोट क्या है? नोट कोई सोना थोड़ी ना है। नोट एक्चुअली एक गारंटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके जो टॉप बॉस हैं उन्होंने लिख के दिया है कि भाई मैं धारक को ना 100 रुपए देने की गारंटी देता हूं। होता है ना ऐसा? वो कागज का थोड़ा ना 100 रुपए की कीमत है, उस गारंटी की 100 रुपए की कीमत है। इसी तरह से जब आप ईपीएस शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो होता है ना, उसके ऊपर उसकी गारंटी होती है कि 10 रुपए का अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो भाई साहब ईपीएस कितना है जी उस पर? मान लीजिए ईपीएस 40 रुपए, तो आप कहोगे कि इसकी कीमत कागज की 10 रुपए नहीं है, 10 तो इसकी फेस वैल्यू है, पर 40 रुपए की अर्निंग है इसके ऊपर, यानी कंपनी की कमाई के 40 रुपए आपको एक शेयर से मिल रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में कभी और डिटेल में बात करेंगे। मार्केट कैप जो है वो लगभग डबल हो चुकी है, और ये सारी चीजें इनकी और बाकी की सारी हैं। चलिए ऑटो, अब ये देखो, ये ना इनकी पूरी दुकान की मेन्यू है यहाँ पर मेन्यू में आप देख सकते हो, एसयूवी है, लास्ट माइल मोबिलिटी है, आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स है, फार्म ट्रैक्टर वगैरह है, मशीनरी है, सर्विसेज में फाइनेंशियल, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ मतलब सोलर में, विंड में तो हर कोई घुस रहा है अभी, चलो अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, ऑटो कंपोनेंट, एडवांस प्लेटफॉर्म, एरोस्पेस वगैरह वगैरह सब कुछ है इनके पास। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रेजेंटेशन में तो इतना ही हम लोग लेंगे। आगे चलते हैं और नंबर्स पे बात करते हैं, फंडामेंटल्स पे। डन। चलिए यहां तक आपको वीडियो में अगर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कई बार जल्दी चीजें कवर करने में और काम की चीजें बताने में कुछ चीजें छूट भी जाती है। सो वो कभी वीडियो शॉर्ट रखने के लिए भी ऐसा करना पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आने वाली वीडियोज में ट्राई करूंगा उसको कवर करने की। अभी चलो नंबर्स पे नजर डालते हैं। यहां देखिए हम लोग, तो देखिए 2,68,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, यानी कि मतलब अच्छी खासी कंपनी है, लार्ज कैप में है। 2100 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, जो कि लास्ट ईयर के पूरे 52 मतलब पूरे एक साल में लगभग डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2x हो चुकी है। स्टॉक का पी 24 है, विच इज गुड। 24 का पी इज फेयरली वैल्यूड, महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, लेकिन हाँ। डिविडेंड दे रही है कंपनी, 0.75% का यील्ड है, यानी कि देती है डिविडेंड। कितना दे रही है डिविडेंड? 17%। कोई बुराई नहीं है। जो कंपनी 66 करोड़ रुपए से लेकर के 10,000 करोड़ तक पहुंची है, तो वो डिविडेंड कुछ दे रही है, ये भी अच्छी बात है। अगर इसकी जगह कुछ और कंपनियां होती ना, तो वो डिविडेंड देती ही नहीं और वो अपनी ग्रोथ में ही लगी रहती। आपको पता है गूगल ने जिंदगी में पहली बार डिविडेंड दिया है। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, और अभी रिसेंटली पहली बार डिविडेंड दिया उन्होंने वरना वो इतने सालों से डिविडेंड दे ही नहीं रहे थे। सो सोचो, ग्रोथ के साथ साथ में शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, सेल्स 5% के आसपास, प्रॉफिट बढ़ा है डबल यानी 10% के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल हाँ पित्रोस की स्कोर थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ग्राम नंबर के हिसाब से देखो तो भी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। और इंडस्ट्री का जो पी है उससे काफी कम पे है दोस्तों, यानी इंडस्ट्री की बाकी जो मारुति सुजुकी वगैरह सब महंगी महंगी है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा को अभी तक उतनी प्राइस में तेजी नहीं मिली है जो इसको मिल सकती थी। ठीक है, इसका मतलब अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे। अब जरा हम इस पे नजर डालें, इसके सेल्स और उसके क्योंकि हालांकि अभी लेटेस्ट रिजल्ट तो आने बाकी हैं, उसके बाद एक और एनालिसिस शेयर कर लेंगे इस पे। पर अभी देखो 34,000 करोड़ रुपए की क्वार्टरली सेल्स है इसकी, और इसका 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लगभग था। पिछले क्वार्टर में इसने करीब करीब मान के चलो 5700 से 6200 यानी 5,000 करोड़ का 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट एडिशनल दिखाया था इसने।
देखो सेल्स में ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी प्रॉफिट में है, समझ रहे हो। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रॉफिट मार्जिन था ना वो 1% से बढ़ गया, 17% की जगह 18% हो गया। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आएंगे उसमें पता नहीं क्या रहेगा, उस पर भी नजर रखेंगे अपन। लेकिन यहां अब हम जरा बाकी चीजों पे नजर डालें तो देखो 12% का पहले कभी प्रॉफिट हुआ करता था, वो 12-13% के प्रॉफिट को बढ़ा के ये खींच करके उसको 18% लेके आ गए। यानी जिस कंपनी का ना दोस्तों ईपीएस ग्रो करता है ना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर जिस कंपनी का ग्रो करता है ना, वो कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है। मतलब मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो आप ईपीएस पर ही नजर रखो अपनी। हर कंपनी जो लॉन्ग टर्म में ईपीएस में ग्रोथ दिखा रही है ना, उस कंपनी में दम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम देखें डिविडेंड कंटिन्यूसली देती आ रही है कंपनी, आपके स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब करीब प्रमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 20% रखा है, जो कम है, जो निश्चित रूप से कम है। इसको इन्हें बायबैक वगैरह करके 40% लाना चाहिए ताकि इनका कंट्रोल बिजनेस पे पूरा रहे। एफआईआईज लगभग 40% पे बने हुए हैं कितनी जोरदार बात है ना, मालिकों के पास में 20% है, उससे कम है, और जो फॉरेनर्स है उनके पास 40% से ज्यादा है, गजब। नेक्स्ट डीआईआईज जो है वो भी 25-26% लेके हुए हैं, बैठे हुए। और पट्टे एक खास बात देखा आपने, 3 साल से टस से मस नहीं हो रहे हैं, मतलब बेचने को तैयार ही नहीं है। 3 साल से तीनों पार्टियां, ओनर भी लेके बैठा है उतना ही, और जो एफआईआईज है वो भी उतना ही स्टेक लेके बैठे हैं, और डीआईआईज भी उतना ही लेकर के बैठे हैं। मतलब कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है परफेक्ट। पब्लिक जो है वो भी लगभग 10% लेके बैठी है। यानी जो ट्रेडिंग कितनी भी हो इसमें, लेकिन इसका जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग का वो लगभग वैसा का वैसा है। ये शो करता है कि कंपनी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है अपनी जगह पे। चलिए आगे बात करते हैं टेक्निकल्स पे। ठीक है, टेक्निकल्स में दोस्तों यहां पर टेक्निकल्स में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो है, ठीक है, यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये टेक्निकल्स में आप देख सकते हो लगातार हाई हाईज बना रही है कंपनी। ठीक है, और हाई लोज बन रहे हैं इसके, ये हाई लोज हो गए सारे के सारे, ये हाई हाईज हो गए, और एक तरह से बिल्कुल सही अप ट्रेंड में है। आरएसआई एमएसीडी भी अप ट्रेंड को दिखाते हैं। वॉल्यूम की थोड़ी सी ग्रोथ होती और अच्छी तो और अच्छा रहता। यहां इसने दोस्तों बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए, ये 2156 पे इसने ब्रेकआउट दिया है, बट इट इज नॉट ओवर। 2 से 3 कैंडल्स आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके, और ये करीब 2200 के ऊपर ये रहता है। अगर ये 2200 स्टे कर जाता है कुछ दिनों तक तो यहां से एक कंटिन्यू अप ट्रेंड करीब करीब 2700 रुपए नेक्स्ट टारगेट के साथ में शुरू हो सकता है। बाइंग ऑन डिप्स की बात करें तो 2000 रुपए के आसपास में अगर खरीदने का मौका मिलता है 2000 से नीचे, तो यहां एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पर मेरा ना कभी भी इंटेंशन ये नहीं होता आपको कि मैं बता दूं और आप जाकर के खरीद लो तुरंत। ये दोस्तों क्या होता है ना कि देखो, इलाज ना डॉक्टर करता है, लेकिन जो ठीक करता है ना वो भगवान करता है। ठीक है, आई क्योर ही ट्रीट्स, रिमेंबर दिस। देयरफॉर जस्ट लर्न दैट द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट रहस्य सेक्शन की। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर हो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न देखें आप, चाहे मूविंग एवरेजेस देखें, चाहे कोई भी हो, आरएसआई हो, चाहे किसी भी तरीके का टेक्निकल आप ओवरले लगा रहे हैं, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ भी देखें आप, हमेशा ध्यान रखिए वॉल्यूम जरूरी है। राइजिंग वॉल्यूम गिव्स यू स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। कम वॉल्यूम के साथ अगर आपने देखा है तो इसका मतलब वो स्ट्रेंथ कभी भी धोखा, वो ट्रेंड आपको धोखा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम में आएगी। कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत कुछ और शेयर कर सकता था पर समय की कमी की वजह से आज वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आने वाले दिनों में और अपना एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। और किसी कंपनी पर चाहिए वो भी बताइएगा, आपकी सेवा में दोस्तों आपका दोस्त हमेशा तैयार है। वीडियो लाइक किया कि नहीं? अरे भाई वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। और दोस्तों एक खास बात और कि आपके लिए ना एक फ्री में 30 मिनट के अंदर आप स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके समझिए, सीखिए और खुद अपना डिसीजन लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कोई नहीं है, ये डिस्क्लेमर है, दिस इज नो बाइंग सेलिंग, इट इज एन एजुकेशनल वीडियो ओनली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, बी हैप्पी एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू, जय हिंद।